अगले अप्रैल से नौकरी पेशा लोगों की टेक होम सैलरी घट सकती है। सरकार का इरादा अगले साल नए श्रम कानून को लागू करने का है। इसके असर से पीएफ और ग्रेच्युटी में ज्यादा रकम जाएगी, जबकि तनख्वाह में कमी देखी जाएगी। कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सैलरी स्ट्रक्चर में यह बदलाव करने की योजना है। अगले साल से आपकी टेक होम सैलरी घटने वाली है। वहीं आपकी कंपनी आपको ज्यादा पैसे चुकाएगी। ये सुनकर बेशक आपको हैरानी हो रही है, लेकिन अब हमारे देश में विकसित देशों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसका असर होगा कि आपके बैंक खाते में भले ही कम सैलरी आए, लेकिन आपके पीएफ और ग्रेच्युटी में कंपनी को ज्यादा भुगतान करना होगा। दरअसल सरकार नए वेज बिल को अगले साल अप्रैल से लागू कर सकती है। इसके तहत किसी भी कर्मचारी को मिलने वाला अलाउंस कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अब बेसिक सैलरी 50% या उससे ज्यादा हो सकती है। पीएफ बेसिक सैलरी के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें अब कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। इसके बढ़ने से कर्मचारी की टेक होम सैलरी घटेगी और कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसके साथ ही ज्यादा बेसिक सैलरी का मतलब है ग्रेच्युटी की रकम भी अब पहले से ज्यादा होगी और पहले के मुकाबले 1 से 1.5 गुना ज्यादा हो सकती है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दिलाकर सरकार कर्मचारियों का भविष्य संवारेगी। लॉन्ग टर्म में आप लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि एक तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर उसका ग्रेच्युटी का आउटफ्लो ज़्यादा है या पीएफ का आउटफ्लो ज़्यादा है तो एम्प्लॉय उसका मोटिवेटेड रहेगा। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो उसकी सेल्स बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू से एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा तो इसके लिए उसको फायदा होगा। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, ठीक है उसको थोड़ा कैश फ्लो कम होगा पर लॉन्ग टर्म में उसकी सिक्योरिटी बनेगी। क्योंकि अगर उसका पीएफ ज़्यादा जमा हो रहा है तो उसकी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ रही हैं। न्यू वेज कोड एक्ट में जो वेजेस की डेफिनेशन है उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा पड़ेगा। अभी करंट में वेज स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है जिसमें बेसिक सैलरीज कम होती हैं और बाकी के काफ़ी सारे अलाउंसेज होते हैं। नए स्ट्रक्चर में जब बेसिक को आपको 50% तक सैलरी का रखना ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपका पीएफ और ग्रेच्युटी वगैरह की कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएंगे। बड़ी कंपनियों में ऊंची सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में भी अक्सर अलाउंस का हिस्सा 70 से 80% होता है। अप्रैल के बाद ये तय है कि अब सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा और उसमें अलाउंस का हिस्सा घट जाएगा। ज्यादा कंपनियों का ग्रॉस और बेसिक सैलरी का अनुपात 30 से 50% है। इससे कंपनियों की सैलरी पर होने वाला खर्च भी 10 से 12% तक बढ़ सकता है। ऐसे में कंपनियां कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के तरीके तलाश रही है, जिससे उनकी बैलेंस शीट पर कम से कम बोझ पड़े। प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीज होती है वो सीटीसी बेसिस पर होती है। वहाँ पर इन लोगों की हो सकता है टेक होम पे थोड़ी कम हो जाए। टेक होम पे कम होने के लिए उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ जगह ये भी देखा जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ जाए। इसका दूसरा इम्पैक्ट एम्प्लॉयर्स पर ये होगा कि उन लोगों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को दोबारा से देखना पड़ेगा और काफ़ी एक्सटेंसिवली हो सकता है कि उनको रीस्ट्रक्चर भी करना पड़े। अब अगर बेसिक पे बढ़ती है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे 12% ऑफ द बेसिक पे एम्प्लॉयर दे रहा है तो उसका एम्प्लॉयर का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। अब एम्प्लॉयर का आउटफ्लो बढ़ेगा तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा और एम्प्लॉय को उसमें फायदा होगा। सिमिलरली क्या होगा, जो ग्रेच्युटी अगर उसको मिलती है एम्प्लॉय को जिसने 5 साल तक कंटिन्यूस सर्विस करी है, अब जो कंटिन्यूस सर्विस 5 साल के करने के बाद बेसिक पे के ऊपर उसको ग्रेच्युटी मिलती है। अब क्योंकि बेसिक पे बढ़ गई तो क्या होगा, ग्रेच्युटी का पोर्शन बढ़ जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, एम्प्लॉयर का आउटफ्लो बढ़ जाएगा और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हिट करेगा। जाहिर है कि इस बदलाव के बाद आपकी कुल कमाई में बदलाव हो या ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि रिटायरमेंट के वक्त आपके हाथ में मोटी रकम देने का इंतजाम हो जाएगा। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हो चुकी है। भारत में भी 3 कंपनियों ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सरकार को 250 रुपए में यह वैक्सीन दे सकता है। इस कीमत से यह अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है कि वैक्सीन के बहाने कंपनियां अपनी जेब भरने की कोशिश नहीं करेगी। बीते कुछ दिनों में भारत में 3 कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अर्जी दायर की है। इनमें फाइजर और एस्ट्राजेनेका विदेशी कंपनियां हैं, जबकि भारत बायोटेक देसी कंपनी है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए आवेदन दिया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है।
भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित की जा रही है। इन्होंने भी आवेदन दिया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। फाइजर को अगर देखा जाए तो इसका जितना भी डेटा है क्लिनिकल ट्रायल्स का वो सारा बाहर देशों से है, भारत से नहीं है, और ब्रिजिंग डेटा के अभाव में परमिशन देना एक वैक्सीन को थोड़ा क्वेश्चंस और कंसर्न्स रेज करेगा। इस बीच खबर आई है कि एस्ट्राजेनेका के लिए कीमत तय हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरकार को एस्ट्राजेनेका 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से देगा। इसके पहले निजी इस्तेमाल के लिए इसकी कीमत 1000 रुपए प्रति डोज होने की जानकारी आई थी, लेकिन सरकार करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है, जिससे बड़ी मात्रा में खरीदारी के चलते इसकी कीमत कम हो सकती है। दरअसल दुनिया में वैक्सीन का बाजार बहुत बड़ा नहीं है। जिन कंपनियों ने हाल ही में वैक्सीन बनाई है उनको भी इससे कोई खास मुनाफा नहीं होगा। अगर कुल फार्मा सेक्टर के मुकाबले में वैक्सीन के मार्केट का साइज देखें तो ये महज 24 अरब डॉलर का है। वहीं दवाइयों का कुल बाजार 1 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी वैक्सीन को बनाने में भले ही कितना निवेश हुआ हो और कंपनियों के शेयर धारक भी कितने ही रिटर्न की उम्मीद रखें, लेकिन इससे कंपनियों को बहुत कमाई नहीं है। कोरोना के मामले में तो सामाजिक दबाव ही इतना रहा है कि कंपनियां इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं रख पाएंगी। एस्ट्राजेनेका जहां कोरोना वैक्सीन की कीमत $3 के करीब रखेगी, वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन 25 से 37 डॉलर में हो सकती है। वैसे भी यहाँ कंपनियों की साख का सवाल भी है। कम कीमत में एक असरदार वैक्सीन बनाकर वो अपना ब्रांड बना सकती हैं। वहीं अगर इनकी कीमत ज्यादा हुई और ये लोगों के साथ साथ सरकारों की पहुंच से भी दूर हो गई तो फिर इन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू को भी धक्का लग सकता है। अगर इससे होने वाली कमाई की बात करें तो फिर अनुमान है कि इससे कंपनियों को 10 अरब डॉलर सालाना की कमाई हो सकती है। इसमें भी कंपनियों के हाथ में आने वाला मुनाफा मामूली ही रह सकता है। साथ ही ये रेवेन्यू भी 2 साल के लिए होगा। इसके बाद कोरोना खत्म हो सकता है। अगर इस रेवेन्यू की तुलना फार्मा कंपनी मर्क की कैंसर ड्रग किटुडा से की जाए तो ये अकेली दवा इस कंपनी को हर साल 7 अरब डॉलर का रेवेन्यू दिलाती है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को बनाने में कंपनियों ने जो निवेश किया है उसमें mRNA की रिसर्च को आगे बढ़ाया गया है। उम्मीद है कि अब इस नई तकनीक की सफलता के आधार पर बाकी वैक्सीन को बनाना आसान होगा। साथ ही कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए दवा बनाने में ये तकनीक मददगार होगी। इससे कंपनियों को लॉन्ग टर्म में इस निवेश से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।